Hello everyone. Uh, Firstly, a warm welcome to everyone, and I would like to introduce myself. That is, I am Alka Rathi, and I have done DLED in that is a diploma in elementary education. Okay, the question arises in your mind that what are the things you get on my channel. I also want to tell you that what is the ideology behind making this channel. So uh, so actually I can't tell you in a single line that what is my ideology behind making this channel. I'm telling you in deep manner that what's the ideology uh, which uh, which rounding in my mind. Okay, so firstly I would tell you that in a summary that actually I want to talk about the education. Okay, that what is the education system of India, and what are the things continuously happening with our child, and also you get on my channel that how to develop your child in a perfect manner. So these are the some overview of my ideology. So we start from starting. Okay, so just listen me with some patience. Definitely you like my ideology. Okay, so start करते हैं. ओके, हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद से कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसे डीप नॉलेज के साथ आप समझेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मेरी जो बात है वो मैं आप तक पहुंचा पाऊंगी, है ना. तो थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, बट थोड़े पेशेंस के साथ आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ. और मैं इस तरह से आपसे थोड़ा सा आपको डीप लगेगा, बट प्लीज़ विथ सम पेशेंस सुनिएगा, है ना. तो बात करना शुरू करते हैं. आफ्टर द इंडिपेंडेंस वहाँ से बात करते हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 1947 in 1948. ओके, एक्चुअली क्या हो रहा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद ऐसे करके ना सब कुछ बिखरा पड़ा था, है ना. और हमारे लीडर्स ऐसे करके उन सबको समेट रहे थे. तो वो सबको तो उसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो एजुकेशन भी था, है ना. कि एजुकेशन को किस तरह बढ़ाया जाए और एजुकेशन किस तरह इंडिया में स्प्रेड करी जाए, हम लोगों को किस तरह से शिक्षित करें, इस तरह की बातें उस टाइम पे चल रही थी. सो उन्होंने मतलब तब तक लोगों को समझ में आ गया था कि एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना. किसी भी देश के लिए वो उसके नागरिकों का एजुकेट होना बहुत ही ज़रूरी है. तो उस टाइम पे जो हमारे लीडर्स थे जो चीज़ों को डील कर रहे थे, तो उन्होंने ये वाली बात समझी कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है. तो उन्होंने 1948 में एक आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का नाम था विश्वविद्यालय आयोग. ओके, तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन करके उनसे ये कहा गया कि आप एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी में कुछ हमेशा ऐसे होता है, कमेटी में कुछ 5 से 6 लोग होते हैं और वो फिर जिस टॉपिक पर उनसे कहा जाता है उसको वो पूरा विश्लेषण करते हैं. तो उनसे कहा गया कि आप ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, जितने भी विश्वविद्यालय हैं ना उन्हें देखिए कि उनमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार की ज़रूरत है, उनमें काम किस तरह से चल रहा है और किस तरह से मतलब ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट आयोग था जिसने मतलब एजुकेशन को लेके काम करना शुरू करा. तो उन्होंने इस तरह से आयोग बनाया और उन्होंने देखना शुरू करा कि यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ पे दिक्कत है ना, और क्या क्या सुधार की ज़रूरत है.
उन्होंने कुछ फैकल्टीज़ के बारे में बोला कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर होना चाहिए, है ना, एक ट्रेनर होना चाहिए और एक लेक्चरार होना चाहिए। इस तरह के उन्होंने अपने व्यूज़ दिए और उन्होंने मतलब बोला कि ये जो आज भी होता है कि एजुकेशन की ग्रेजुएशन जो होनी चाहिए 3 इयर्स की होनी चाहिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जो 2 इयर्स की होनी चाहिए, फिर जो रिसर्च करें वो मिनिमम 2 इयर्स की तो होनी ही चाहिए। इस तरह के उन्होंने कुछ अपने व्यूज़ दिए। मैं यहाँ पे बहुत डीप में बात नहीं करूँगी, बस मैं आपको ओवरव्यू देते हुए ये समझाना चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक कितना वर्किंग हुई है एजुकेशन के ऊपर हमारे इंडिया में, ठीक है। इस तरह से मैं आपको ओवरव्यू देते हुए समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरी बात सुनने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं आपको केवल उस पर्टिकुलर कमेटी के बारे में या उस पर्टिकुलर कमेटी ने क्या करा ये बताने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा हम ओवरव्यू समझते हुए मैं अपनी बात आप लोग तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, फिर ये कमेटी का गठन हुआ, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट कमेटी आती है, दैट इज़ इन 1952, ओके, 1952-53। द नेम ऑफ द कमिटी इज़ मुदालियर कमेटी। दिस इज़ अ मुदालियर कमेटी, ओके। मुदालियर कमेटी जो थी वो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर बात करती थी। एक्चुअली अराउंड 18th सेंचुरी, तब उस टाइम पे प्राथमिक शिक्षा हुआ करती थी और उच्च शिक्षा हुआ करती थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा का नामो निशान ही नहीं था, है ना। तो 18th सेंचुरी से जो है माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात करी गई। और जो माध्यमिक शिक्षा होती है ना, जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है, वो व्यावसायिक एजुकेशन, मतलब आगे चल के बच्चा जो है किस तरह से अपने लिए मतलब समाज में स्टैंड कर पाए और तरह से कुछ ना कुछ वर्क करके अपना जीवन व्यतीत कर पाए, इस तरह एजुकेशन देना माध्यमिक शिक्षा से शुरू करा जाता है, ठीक है। तो मुदालियर आयोग का गठन किया गया फिर 92 में। उनसे आप बताइए कि माध्यमिक में और क्या क्या उपाय करने की ज़रूरत है, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में बोला कि ये बहुत ही ज़रूरी है और व्यावसायिक शिक्षा बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से उन्होंने अपने व्यूज़ देते हुए बात करी, ठीक है। तो अभी तक हमने एक विश्वविद्यालय आयोग पढ़ा, फिर ये मुदालियर आयोग आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अराउंड 1958, ठीक है, 1958 के अराउंड आयोग आता है जिसका उसका गठन करा गया और कहा गया कि उसका नाम रखा था दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी आती है और वो आके मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स एजुकेशन, कि लड़कियों को कितना पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, मतलब पूरा एक फीमेल सर्किल था और वो एजुकेशन के ऊपर बात कर रही थी, गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात कर रही थी और बता रही थी। और तो उन्हें ये टास्क दिया गया क्योंकि पता ही है हमेशा से मतलब इंडिया में ऐसे लड़कियों को पढ़ाने से थोड़ा वंचित रखा गया है ना। तो लड़कियां पढ़ने से वंचित ना रहें उसके लिए मतलब ऐसे करके इन्होंने ये आयोग बनाया, ये समिति बनाई और कहा गया कि आप घर घर जाके मतलब लड़कियों की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इस तरह के आप लोगों को समझाना शुरू करिए, लोगों को बताना शुरू करिए। उस कमेटी को ऐसा टास्क दिया गया, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया और बोला कि हमें गर्ल एजुकेशन के लिए लोगों को अवेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है ना। तो ये लोग गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको तीन समितियाँ बता दी, विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर आयोग, फिर ये दुर्गाबाई देशमुख समिति, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1964 की ये बात है। 1964 में क्या होता है, एक कोठारी आयोग आता है, ठीक है। एक्चुअली अब तक क्या हो रहा था, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो पहले वाले आयोग था वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बात कर रहा था, विश्वविद्यालय के ऊपर बात कर रहा था। जो मुदालियर आयोग तो वो माध्यमिक शिक्षा में बात कर रहा था। जो दुर्गाबाई देशमुख समिति थी वो गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात कर रही। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि ये जो समितियाँ थी ना
अपने अपने तक सीमित थी। मतलब वो केवल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेगी, ये केवल सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बात करेगी, और उसके बाद ये वाली केवल गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात करेगी। तो इस तरह से क्या हो रहा था, जो ओवरऑल लिटरेसी रेट हम लोग पाना चाह रहे थे ना, जो हम हमेशा रख रहे थे कि हमें अब तक लिटरेसी रेट इतनी आ जानी चाहिए, इतने लोग शिक्षित हो जाने चाहिए, है ना, तो एक बेसिक एजुकेशन इतनी, तो वो नहीं पा रहे थे, वो हमें नहीं मिल पा रहा था। तो हमारे जो लीडर्स थे उनको ये बात समझ में आ रही थी कि हम एजुकेशन के मामले में इतना पिछड़ते क्यों जा रहे हैं, कुछ भी बदलाव कुछ ऐसे करके उसमें अराइजन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं वो ऊपर लेवल उठ पा रहा है। तो उसके लिए उन्होंने फिर उन्हें ये वाली बात समझ में आई कि शायद जो बच्चा इससे पहले जो उच्च शिक्षा में था, यानी कि जैसे 11-12 में था, तब तक उसे विश्वविद्यालय आयोग नहीं देख रहा था। जैसे वो यूनिवर्सिटी में आता तो वो विश्वविद्यालय आयोग के निगरानी में आ जाता है। तो इस तरह से मतलब क्या हो रहा था, एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो पूरा फर्स्ट से लेके फर्स्ट क्या, अब तो हम प्री एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, उस टाइम पे नहीं था ये। तो उन्होंने ये वाली बात उठाई कि एक बच्चे का हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखने की बात करें। इस तरह से अगर हम अलग अलग बातें करेंगे तो हम शायद कभी भी अपना लिटरेसी रेट नहीं पा पाएंगे, है ना। तो उन्होंने उसके लिए फिर उन्होंने 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया। रियली मतलब मैं लिटरली बोल रही हूँ, वो आयोग वाकई बहुत शानदार था, उसने बहुत अच्छे से काम करा। तो कोठारी आयोग आया, और कोठारी आयोग ने आके ऐसे करके देखना शुरू करा कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आ रही है ना, कि जो विश्वविद्यालय आयोग है वो अपने तक सीमित है, सब अपने अपने तक सीमित है, उन्हें ऑब्वियस सी बात है जिसे जितना काम दिया जाएगा वो उतना ही करेगा। लेकिन कोठारी आयोग को काम दिया गया है कि आप फर्स्ट से लेके प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, है ना, फिर उच्च शिक्षा, फिर उसके बाद आप विश्वविद्यालय को भी देखेंगे। तो कोठारी आयोग आया, उसने अपनी कुछ सिफारिशें रखी और उन्होंने बताया, उन्होंने लिटरली मतलब काम करा, वाकई काम करके उन्होंने सच में बताया कि इंडिया में इस चीज़ में यहाँ दिक्कत है और आपको यहाँ सुधार करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कोठारी आयोग ही आया था जिसने मतलब ये वाली बात कही थी कि ऐसे प्री एजुकेशन पूर्व माध्यमिक शिक्षा भी होनी चाहिए, है ना। अगर पूर्व माध्यमिक शिक्षा नहीं है, फिर उसी के बाद से वो जो आंगनवाड़ी अब चलती हैं उसी के बाद से चलना शुरू हुई थी, ठीक है। ऐसे उन्होंने अपनी सिफारिशें दी। अब ये टास्क बहुत बड़ा था, तो इम्प्लीमेंट भी करना है उसे, है ना। तो उसके बाद 1964 में के बाद जो है 1968 में हमारी फर्स्ट एनपी आती है, पहली एजुकेशन पॉलिसी आती है इंडिया में, और वो कोठारी आयोग के द्वारा ही लाई गई थी। कोठारी आयोग ने जो सिफारिशें दी थी उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी ना, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो इंडिया में। तो उसके लिए उन्होंने एनपी, जैसे अभी एनपी आई थी ना 2020, उससे इसी तरह से फर्स्ट एनपी जो आई थी हमारी 1968 में आई, और उन्होंने मतलब आके काम करना शुरू करा। तो 1968 की जो एनपी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, मैं ऐसे यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन जो इसके बाद एनपी आई ना, उसके देखिए उसने थोड़ा कम काम करा, और हम अपना लिटरेसी रेट नहीं पा पाए। हर बार क्या होता था कि जब भी ये लोग समिति या फिर जब भी किसी एनपी का इस तरह से गठन करते थे तो ये बोलते थे कि हम 10 साल बाद तक लिटरेसी रेट पा लेंगे, या फिर 15 साल बाद तक हम लिटरेसी रेट पा लेंगे। लिटरेट पाने का मतलब है कि हमारे भारत का हर एक बच्चा 10वीं क्लास तक पढ़ ले, ठीक है। जो प्राथमिक शिक्षा है आपकी वो प्राप्त कर ले, ठीक है। सॉरी, प्रारंभिक शिक्षा जो है, ठीक है, प्राथमिक तो आपकी 1st to 5th रहती है, प्रारंभिक शिक्षा जो है 1st to 10th पास कर लें और हर बच्चा लिटरेट हो जाए। इस तरह का मतलब ये लोग रेट पाते थे कि हम हर बच्चे को पढ़ा लेंगे, 10 साल बाद का रख दिया 1968 में। तो फिर इस तरह से 1970 तक या 1975 तक हम लिटरेसी रेट पा लेंगे, इस तरह की बात चल रही थी, ओके। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर नई एनपी आती है 1986 में। वो एनपी काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम करा। उन्होंने भी अपना मोटिव रखा, अपना एम रखा कि हम 10 साल बाद तक या 15 साल बाद तक अपना लिटरेसी रेट पा लेंगे, ओके। फिर अब क्या होता है, इस तरह से वो लोग मतलब इवन स्टिल हम अभी तक भी अपना लिटरेसी रेट नहीं पा पाए हैं, है ना। हम अभी तक भी इंडिया का ऐसा नहीं हुआ कि हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मिल गई हो। तो फिर उसके बाद 1986 के बाद आपका ये
1992 में फिर एक यशपाल समिति आती है जो वो बात करती है शिक्षा बिना बोझ के, मतलब काम हुआ है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, समितियाँ बनाई गई हैं, बातें करी गई हैं। 1992 में आके यशपाल समिति बोलती है कि ऐसे करके बच्चा अगर लिटरेसी रेट नहीं पा रहा है और ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, पहली दूसरी पढ़े और चले गए, तो यहाँ दिक्कत आ रही है कि बच्चे ऐसे क्यों भाग रहे हैं स्कूल छोड़ के। तो यशपाल समिति है, उसने अपनी सिफारिश दी, उसने अपनी बात कही कि हो सकता है बच्चों पे बर्डन पड़ता है और कोर्स बहुत ज़्यादा लगता है उन्हें, तो इसलिए वो स्कूल छोड़ के भाग जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए फिर ऐसे मोटो बना दिया कि शिक्षा बिना बोझ के, और वाकई उन्होंने वहाँ पे जो किताबों का जो बर्डन था ना वो उन्होंने ऐसे करके कम करा। किताबों का तो उन्होंने कम कर दी, पेरेंट ऑन सम किस तरह से हर को शिक्षित करा जाए, क्योंकि आपको पता है कि आधे से भारत जो एग्रीकल्चर में डूबा हुआ है, ठीक है। तो जो हम मतलब मैं ऐसे कोई गवर्नमेंट स्कूल की बुराई नहीं कर रही, लेकिन उन बच्चों को वहीं जाना होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। तो आधा भारत एग्रीकल्चर में जो मतलब जो फार्मर्स बच्चे पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे वो उनके जब पेरेंट्स ही स्कूल नहीं भेजेंगे तो फिर टीचर पढ़ाए, ठीक है। तो इसको अवेयर करना बहुत ज़रूरी, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने ऐसे 2002 में ऐसे अभियान चलाया, उसमें उन्होंने बोला कि 2010 तक लिटरेसी रेट पूरी तरह से पालेंगे, देश का अच्छा पढ़ा ऐसे करके प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा। अब प्रारंभ तो अब क्या हो रहा है, मतलब मैं इतनी सारी बातें समझ लिटरेसी रेट नहीं पा पाए हम, है ना, कि तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, मतलब चीज़ों को हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है और हम इग्नोर करके आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि कैसे फिर देश का विकास किस तरह से होगा। अगर एक घर में बच्चा पैदा हुआ है तो वो केवल उस घर का बच्चा नहीं होता है, वो उस घर को ऐसे ऊपर उठाने के लिए या फिर उस घर के लिए काम करने के लिए नहीं बना होता है। एक ह्यूमन जो होता है वो समाज का नागरिक होता है। अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, केवल आपका नहीं, वो इस समाज ही कर्ण करेगा। हाँ, अगर हम उसे नहीं एजुकेट करेंगे तो वो कल को जाके किसी गलत रास्ते पे जा सकता है, तो फिर वहाँ पे वो समाज का नुकसान पहुँचाएगा। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो समाज का नागरिक है, तो हमें उसी तरह से उसके साथ उसको डील करना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कहती कि लोग अपने बच्चों की परवरिश गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा तो ऐसा निकल जाता है जो चोर या फिर कुछ गलत रास्ते पे, या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाता, अपने माँ बाप पे डिपेंड रह जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब समझने वाली बात है कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े और पढ़ाते भी हैं, लेकिन वो स्कूल छोड़ के क्यों भाग जाता है, स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों कर देता है बच्चा, स्कूल में क्यों नहीं टिक पाता है, क्यों उसे दूसरे कामों में इन्वॉल्व करा जाता है। देखो यहाँ पे मैं किसी एक को, क्योंकि एक की बात कर जा सकती है, क्योंकि मैं तो ह्यूमन बिहेवियर पे बात करने बैठी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में कोई फ़ाइल है और मैं उसको पलट के उस फाइल की मेरिट्स और डीमेरिट्स बता रही हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ पे बात कर रही हूँ जो इनफाइनाइट है, मतलब जिसका अनंत कोई अंत ही नहीं है ना। तो इसके लिए ना पता है हमें बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज के साथ समझना पड़ेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि हम तो बच्चे को स्कूल भेजते हैं, है ना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो वहाँ पे टीचर उसके साथ डील करे, टीचर उसका बिहेवियर में चेंज लाएगा, टीचर उसे पढ़ाएगा। लेकिन पता है मेरे को जो दिक्कत समझ में आई है ना, देखो मैंने जैसे अभी बोला कि बच्चा जो है पैदा होता है तो समाज का नागरिक होता है, ये वाली बात आप लोग को भी समझनी चाहिए कि वो समाज का नागरिक है। तो हमें उसी तरह से अगर आप नहीं समझेंगे तो नहीं मतलब बात बन पाएगी। आपको कहाँ से मतलब समझना पड़ेगा। आप अगर जिस तरह से मैंने समझा, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो स्टे ट्यून्ड विद मी, अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं मुझे कि मेरी कहाँ गलती है। तो जो बच्चा होता है वो समाज का नागरिक होता है। मैं इस तरह से बात करते हुए, ऐसे मैं हर बच्चे को एक समाज के नागरिक के रूप में देखते हुए बात कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है यार कि जो बच्चा है ना, अच्छा कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है, मान लो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले रहा है, तो फर्स्ट क्लास में जब वो आएगा ना तो वो उसका वो 6 साल का होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि इस ईयर्स ओल्ड बच्चा होता है फर्स्ट क्लास है, उससे मान लो उसकी ऐसे प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी वो गया है, लेकिन मैं अभी यहाँ से फर्स्ट क्लास से बात कर रही हूँ। तो जब वो बच्चा आएगा तो होगा
कि उसका काफ़ी सारा डेवलपमेंट चुका होगा। 6 साल की उम्र तक काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका होता है ना? तो उसका डेवलपमेंट हो चुका होगा, तो उसके बाद वो टीचर्स को आके मिलता है, उसके बाद वो मुझे आके मिल रहा है और तब मैं उसके डेवलपमेंट में चेंज करना चाहूँ, है ना? तब मैं उसको उसके डेवलपमेंट में चेंज करके किसी अच्छी पोस्ट पे ऐसे पहुँचाना चाहूँ, तो वो बहुत ही टफ़ टास्क हो जाता है। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि हम जो है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट वाली जो बात करते हैं ना, तो उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी के आवर्स वो घर पे रहता है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। इस तरह से मैं आपको इसलिए इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि अगर आप एक पेरेंट्स हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट किस वे में हो रहा है। क्या-क्या चीज़ें वो दुनिया को, अगर आपका बच्चा 1 महीने का भी है ना, तब भी वो दुनिया को किस नज़र से देखता है, तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। 6 महीने का है तब वो किस नज़र से देखता है, 1 साल का है तब वो चीज़ों को देख के क्या समझता है, क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उसका डेवलपमेंट आप ही कर रहे हैं और आगे चल के वो समाज को रिप्रेज़ेंट करेगा। तो ये सारी बातें मैं मतलब आप लोग को समझाना चाहती हूँ। होप्स हो आपको समझ में आया हो, मैं क्यों आप लोग को इस इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। मैं इसलिए इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि ताकि आप समझें कि एक बच्चे का डेवलपमेंट जो हो रहा है ना, वो एक टीचर के पास 6 साल की उम्र में पहुँच रहा है। उससे पहले जो डेवलप कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, और ये कोई फ़ाइल तो है नहीं कि मैं इरेज़ करके उसको ऐसे कट करके उसमें ठीक कर दूँगी। एक ह्यूमन बिहेवियर चेंज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो उससे पहले वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है ना, वो सारी चीज़ें एक टीचर को समझनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा तो आप लोग से यही कहना है कि आज ये सिर्फ़ इंट्रो था मेरे यूट्यूब चैनल का, कि मैं आप लोग को किस तरह से क्या नॉलेज आप लोग शेयर कर रही हूँ और क्या कहना चाहती हूँ। बस मैं इसलिए आप लोग को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ कि आप भी समझिए, जो साइकोलॉजी हम टीचर्स को पढ़ाई जाती है, मेरा ऐसा मानना है कि वो हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब उसका बचपन में डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसका डेवलपमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उसके माँ-बाप ही करते हैं, और जब उसका डेवलपमेंट करके वो हमें मिलता है, तब उसके बिहेवियर में चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे आप इसमें देखो सभी की भलाई है, आपकी भी भलाई है, आपके बच्चे की भी भलाई है, हमारे देश की भलाई है, हमारी सोसाइटी की भी भलाई है। तो ऐसे ऐसे सिर्फ़ अपने बारे में सोच के मतलब नहीं हम बैठ गए हैं, हम ऐसे समाज के बारे में चलेंगे कि मेरा समाज किस तरह से आगे कैसे मैं समझ सकती हूँ, है ना? कुछ थोड़े से एफ़र्ट्स करने हैं, बस आपको चीज़ों को समझना है, उसके बाद टीचर्स पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ही समझना पड़ेगा। आगे चल के डेफ़िनेटली टीचर्स आपके बच्चे को देखेंगे, बिल्कुल जो काम है वो सब करा जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, ओके? देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।